आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा खुद को बेड़ियों में जकड़े एक विधायक के यूपी विधानसभा पहुंचने की भी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जेल में बंद कैदियों को संगम के पावन जल से स्नान कराया गया। दरअसल जेल अधीक्षक पवन सिंह महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे और लौटते वक्त जेल के कैदियों के लिए संगम का जल ले आए, जिसे जेल में ही एक वाटर टैंक में मिलाया गया और सभी कैदियों ने बारी बारी पवित्र जल से स्नान किया। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच प्रयागराज के ही रहने वाले अभिषेक अमेरिका से आई अपनी बहन को साइकिल से लेकर महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। क्योंकि भीड़ की वजह से महाकुंभ क्षेत्र में बाइक और कार की एंट्री बंद है, ऐसे में अमेरिका से स्नान करने आई बहन श्वेता को लेकर अभिषेक साइकिल से ही महाकुंभ में पहुँच गए। सिस्टर का मन था कि महाकुंभ में नहाना है, गाड़ियां तो चल सकती नहीं और चलाना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से भीड़ है तो साइकिल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो इनको संगम कैसे नहलाएं। तो एक हम लोगों ने सोचा कि भाई एक चलो कुछ साइकिल ले लेते हैं और उससे उसको ले जाएंगे घुमाने। यूपी विधानसभा में एसपी विधायक अतुल प्रधान ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। दरअसल अतुल प्रधान खुद को जंजीर में जकड़कर विधानसभा पहुंचे और अमेरिका से रिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भेजे गए भारतीयों का अपमान हुआ है। जिस जंजीर को हम थोड़ी देर नहीं पहन सकते, उसे पहनाकर भारतीयों को अमेरिका से भारत भेजा गया। गुजरात के अमरेली में एक शेर अचानक से भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर आ गया और शेर आराम से हाईवे पर सैर करने लगा। इस दौरान मौके पर मौजूद गाड़ियां सड़कों पर ही रुक गईं और किसी कार सवार ने शेर की शाही सवारी का वीडियो बना लिया। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सेहत के लिए अनोखी पहल की। दिल्ली के राजीव चौक, बाराखंबा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और पटेल चौक समेत तमाम मेट्रो स्टेशन पर सीढ़ियों पर कैलोरी बर्न का स्टिकर लगाया गया है और सीढ़ी दर सीढ़ी ये बताया गया है कि आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। यहां पुलिस ने अम्माडी गांव में ड्रोन के जरिए तलाशी ली और ड्रोन से ही अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाया गया और मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब भी जब्त की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार और गिरफ्तारी से मिलने वाली राहत से जुड़ी है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर घटिया और फूहड़ कमेंट करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर बेहद फूहड़ और घिनौनी टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत के साथ ही जमकर फटकार भी मिली। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें, आप सभी लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर को जोड़ने और गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी। अपने विवादास्पद शो IGL यानी इंडिया गॉट लेटेंट में अपने विवादास्पद फूहड़ और आपत्तिजनक बयानों से कुख्यात हुए रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत तो दी,
लेकिन उसके पहले जमकर फटकार लगाई। अपनी फटकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को यह संदेश भी दिया कि कला की स्वच्छंदता के नाम पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देश की अपनी मर्यादा है, अपनी संस्कृति है और अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसको किसी विदेशी तर्ज पर उसे धूमिल करने का प्रयास किसी भी सूरत में कानून के सामने क्षम्य नहीं होगा, यानी उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने साथ ही ये भी टिप्पणी की कि कला की स्वच्छंदता के नाम पर रणबीर इलाहाबादिया ने जो भी किया है उस पर आगे कार्रवाई तो चलेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और साथ ही इस तरह के अपने शो वो नहीं चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इलाहाबादिया के दिमाग में यकीनन कुछ गंदगी थी जो उन्होंने यूट्यूब शो पर उगल दी। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बहन बेटियों, माता पिता और यहाँ तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे। समाज के मूल्य क्या हैं? ये पैरामीटर क्या हैं? क्या आप भी जानते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब एक मल्टीपल एफआईआर डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में सेम तरह के एलिगेशन को लेकर के जब होती हैं, तो कोर्ट हमेशा से एक जगह उनको क्लब करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और हमारी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में भी है कि एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल जगह पर ट्राई नहीं किया जाता। तो एक तो वो सिद्धांत था। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर पर इसमें टिप्पणी किया कि आपके बयान किसी को भी शर्मसार करने वाले हैं। आपके बयान आपके परिवार में आपकी माँ को, आपके पिता को, आपकी बहन को, आपके भाई को, समाज को, छोटे भाइयों को, आने वाली पीढ़ी को, सबको शर्मसार करने वाले हैं। इस तरह के जो आपके बयान हैं वो कतई भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आएगा। इस पर रणबीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत से कहा कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर अदालत ने वकील को टोकते हुए कहा था कि क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए रणबीर के वकील ने कहा कि वो भी इन शब्दों से निजी तौर पर आहत हैं, लेकिन क्या बात इतनी बड़ी है कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। रणबीर के वकील अभिनव ने कहा कि उनका मकसद हास्य था, न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुँचाना। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। बट अल्टीमेटली कोर्ट को प्रोटेक्ट भी करना है। कोर्ट को यह भी देखना है कि पहले के जो सिद्धांत हैं इसमें क्या पनिशमेंट हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो अल्टीमेटली आने वाले दिनों में तय होगा। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की भी है इस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, क्योंकि जब ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन की बात आती है उस बारे में भी एक चर्चा हुई, भाई क्या है ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन का कल्चरल इथोस और जो यहाँ समाज में चल रही व्यवस्था है वो भी एक बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं कानून की किताबों में लिखा हो। तो मैं समझता हूँ कि रिलीफ देना एक अलग विषय है और ये जो टिप्पणी है ये आने वाले दिनों में याद रखी जाएगी। किसी को भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बड़े संतुलित, मर्यादित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिस्टिक फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि आप जो बोल रहे हैं उससे समाज में किस तरह का संदेश जाएगा। आप आर्टिस्ट हैं, आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम है, लेकिन वो बड़े संतुलन के साथ आपको करना है। समाज में किसी प्रकार का गलत संदेश नहीं जाए और आपका जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है उससे समाज में गलत संदेश गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से मदद मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी तो कुछ पाबंदियां भी लगाई। अदालत ने कहा कि रणबीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा करना होगा और वो बगैर इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि रणबीर को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें जांच में शामिल होना होगा। रणबीर के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक रणबीर इलाहाबादिया के शो का कोई भी एपिसोड ऑन एयर नहीं होगा और रणबीर और उसके साथी अगले आदेश तक इंडियाज गॉट लेटेंट शो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी अच्छी तरह से फटकारा है और कहा है कि इनके जितने भी शो हो गए वो आगे से बंद किए जाए। जो भी गंदे कंटेंट लेके शो किए, जो छोटे से रील्स के जरिए जितने भी शूट किए वो हटा दिए जाए और पूरी की पूरी गंदगी इनके दिमाग में है, इसीलिए ऐसी गंदी बातें माता पिता के बारे में ये लोग कर रहे हैं। तो पुलिस जो भी जानकारी इनके तरफ से चाहिए वो जानकारी पुलिस को दी जाए और पूरा सहयोग ये लोग पुलिस को करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जानकारी एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद आगे की जो तपास भी पुलिस को करना है वो आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी बात, आगे के जितने भी शो है और वो बंद किए जाए। पिछले बार में
और उसके पहले भी जितने भी शो किए गए और शो में जो गंदी कंटेंट उन्होंने लेके शूट किया है वो डिलीट किया जाए, हटा दिया जाए और यहाँ से आगे ऐसे कौन से भी शो ना करें। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में मुंबई की खार पुलिस ने रणबीर अलावादिया को तीसरा समन जारी किया और समन मिलते ही तत्काल पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने को कहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स की निजी लाइफ पर विवादित सवाल पूछ डाला था। इसके बाद रणवीर के भद्दे सवाल का क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखने के बाद लोगों का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। कई बड़े बड़े क्रिएटर्स ने रणवीर की आलोचना की और उनके पॉडकास्ट के इनवाइट को कुछ सेलेब्स ने कैंसिल भी कर दिया। हालांकि रणवीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर माफी भी मांगी थी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. रणबीर अलावादिया की बात करें तो उनका YouTube पर बेयर बाइसेप्स नाम से चैनल है, जिस पर वो पॉडकास्ट चलाते हैं। रणबीर के पॉडकास्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे तक आ चुके हैं, लेकिन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में फुअर टिप्पणी के बाद से रणबीर अलावादिया विवादों में आ चुके हैं और उनके खिलाफ कई FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए अलावादिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत तो मिल गई, लेकिन कड़ी फटकार के साथ। ऐसे में जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर घटिया और फुअर कमेंट करने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि शेख तमीम 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं और ये उनकी भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है। दिल्ली में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी। रामलीला मैदान में गुरुवार को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, लेकिन अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए कल दोपहर 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ओडिशा के KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। हालांकि छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की इजाजत दे दी है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी। 1988 बैच के IAS ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बैठक में ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। हालांकि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर RPF की महिला कांस्टेबल ने एक यात्री की जान बचाई। दरअसल रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसी दौरान मौके पर मौजूद कांस्टेबल पायल ने महिला यात्री को CPR देना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद महिला होश में आ गई। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं हम सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रयागराज में महाकुंभ के अब 1 हफ्ते और बचे हैं। हालांकि संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अब भी रोजाना 1.25 करोड़ श्रद्धालु प्रयाग पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में रेलवे को दिक्कत भी हो रही है।
सड़कों पर ट्रैफिक का तांता लगा हुआ है, लेकिन अब इसे लेकर लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक जमकर सियासत हो रही है। यूपी में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण में भी नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी यूपी सरकार पर महाकुंभ में मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा रही है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ महाकुंभ स्नान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जल्दी ही संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 60 करोड़ पार करने वाली है और हर दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जिस आयोजन पर पूरे देश की नजर है, उस पर सियासत भी रोज हो रही है। बीजेपी इसे सफल आयोजन बता रही है, पर विरोधी भगदड़ पर सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर कांग्रेस सड़क पर है। लखनऊ में विधानसभा के भीतर से बाहर तक समाजवादी पार्टी मौनी अमावस्या को हुई मौतों को लेकर सरकार को घेर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सबसे एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? इसको मृत्यु कुंभ बताना कहीं न कहीं उस सनातन परंपरा का, हमारी संस्कृति का, हमारी सामाजिक एकजुटता का, हमारे पर्वों का, इन सब का अपमान है। और ममता बनर्जी का यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सनातन परंपरा का माखौल उड़ाने वाला है और इस पे यह उनको इन परंपराओं की सोच नहीं है, समझ नहीं है। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र शुरू हुआ है। इसके ठीक पहले लखनऊ में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी। अस्थि कलश लेकर यूपी सरकार की नैतिकता पर सवाल उठाए जा रहे थे। हाथ में तख्तियां भी थी। इन आरोपों के साथ कि योगी सरकार महाकुंभ में हुई मौत के आंकड़े छुपा रही है। सरकार को घेरने के लिए कुछ लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों को जिस तरीके से जंजीरों में वापस भेजा गया, उसे मुद्दा बनाया। हालांकि सबसे ज्यादा शोर महाकुंभ में हुई भगदड़ पर ही हुआ। इतनी असंवेदनशील सरकार नहीं देखी है। ये ढोंगी सरकार है। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। व्यवस्था और आस्था के नाम पर समन्वय न बना पाई हो तो ऐसी सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए। और इसने केवल सरकारी धन का अपनी पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। देखिए, अखिलेश जी को इतना दुनिया के जो सबसे बड़ा जो धार्मिक आयोजन हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, ये इनको रास नहीं आ रही है। क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये सिपाही महोत्सव कराते थे, सिपाही में हवाई अड्डा बनवाते थे, जिस हवाई अड्डा पर कोई जहाज नहीं उतरती है। हजारों करोड़ रुपया पर सरकार का खर्च कर दिए फिल्मी दुनिया के लोगों को एक दिन सभा में बुलाने के लिए। आज कुंभ से दर्जनों देश की जितनी जनसंख्या होगी उससे ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष डुबकी लगा रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये आयोजन आज भारत की सांस्कृतिक रूप से पूरे दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। विधानसभा के भीतर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी लगातार नारेबाजी होती रही। समाजवादी पार्टी महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनका सही सरकार आंकड़ा दे। जो सरकार
रोज लोगों के नहाने वाले की गिनती बता रही थी, वो आज तक बता नहीं पाई कि कितने लोगों की मौत हुई है। और जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को 1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा देने का काम करे, जिन लोगों की मांग है। पार्टी का निगेटिव नैरेटिव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। उनके रिजीम की घटनाओं को जनता भूली नहीं है। प्रदेश में गुंडा राज था, भाई भतीजावाज था, और प्रदेश आम जनमानस के लिए, प्रदेश के वातावरण को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी का हमेशा सनातन का विरोध करती रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। महाकुंभ को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में संगम के जल को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की गई थी, जिस पर एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी। 3 फरवरी को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। कहा कि करोड़ों लोगों के स्नान करने की वजह से संगम में पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है और वहां का पानी स्नान के लायक नहीं है। सीपीसीबी ने बताया कि उन्होंने 12 जनवरी से 24 जनवरी के बीच पानी का सैंपल लिया था। इसे समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है, जबकि यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि संगम पर पानी में कोई गंदगी नहीं है। जो नमामि गंगे के नाम पर योजना बनी थी और 20,000 करोड़ की योजना थी, 20,000 करोड़ की योजना में कानपुर और प्रयागराज में कितना काम हुआ, इसका जाकर के आप भौतिक सत्यापन करा सकते हैं। इसका आप सीएजी रिपोर्ट से भी आप जानकारी कर सकते हैं। नमामि गंगे के नाम की योजना का बंदरबाट हो गया, पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बड़े बड़े सीवेज अभी भी कानपुर से लेकर के जो है प्रयागराज तक गंगा के पानी में जाते हैं, जहां पर इसीलिए गंगा के पानी का सदैव बीओडी बढ़ा रहता है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ा रहता है, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा है, केमिकल्स बढ़ रहे हैं। कि कितना केवल पानी शुद्ध नहीं, आप पानी में फ्लो आप जाकर के देखिए, कोई आप वहां पर स्नान करिए तो आप जो है देखेंगे कि आपका पैर एक बार उठा करके करेंगे तो दोबारा रखेंगे तो वहां पर पैर नहीं पड़ सकता। इतना मैंने फोर्स है पानी के अंदर, इतनी शुद्धता है। तो ये सब चीजें, ये सब बातें इसलिए लोग फैला रहे हैं कि वहाँ बहुत ही पानी निर्मल है। लोग वहाँ से लेके आप घरों को लेके जा रहे हैं, संगम के जल को आप देखिए, वहाँ करोड़ों तो वो बिक गया होगा जो लोग जिसमें लेकर के जा रहे हैं सीसी, और उसमें तो ऐसा ये कहना गलत है। महाकुंभ पर चल रही सियासत के लिए अब तक भीड़ और भगदड़ मुद्दा बन रहा था। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट भी मुद्दा बन गई है। यानी सियासत की आग को सुलगाए रखने के लिए भरपूर मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर किए गए नए इंतजाम की। 15 की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश के 60 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। ये होल्डिंग एरिया यात्रियों को उनकी ट्रेन के आगमन तक प्रतीक्षा करने के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान मुहैया कराएंगे। इस व्यवस्था के तहत यात्रियों को पहले होल्डिंग एरिया में बैठाया जाएगा और जब उनकी ट्रेन आएगी तभी उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। ये नई व्यवस्था रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। नई दिल्ली, आनंद विहार, लखनऊ, वाराणसी, मुगलसराय, कानपुर, झांसी, पटना, दरभंगा, आरा, मुंबई, सूरत, सोनपुर, बेंगलुरु, हावड़ा, मालदा समेत 60 रेलवे स्टेशनों पर ये होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। रेल मंत्री ने बताया कि छठ पूजा के दौरान दिल्ली में बनाए गए होल्डिंग एरिया सफल रहे थे। ऐसा ही होल्डिंग एरिया महाकुंभ के लिए प्रयागराज में भी है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। इसके साथ ही रेलवे जल्द ही एक जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसमें यात्रियों को रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर न बैठने के लिए कहा जाएगा। यह अभियान इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि अक्सर यात्री सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर आने और जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। सीढ़ियों पर भीड़ को कम करने से भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि रेल मंत्रालय 6 महीने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें यात्रियों, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों, स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों और अन्य लोगों की राय और सुझाव लिए जाएंगे। इस अभियान के दौरान
यात्रियों और सभी स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लिया जाएगा और इसके आधार पर बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद रेलवे में बड़े स्तर पर भीड़ नियंत्रण करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। देश के बड़े स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे के नए इंतजाम बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किसी बड़े इवेंट और त्योहारों में इन स्टेशनों पर बेतहाशा भीड़ भगदड़ का सबब बन सकती है। रेलवे के नए कदम पर हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ जाना है? कुंभ मेला। कुंभ जा रही हैं स्नान के लिए? हाँ। तो अब यहाँ सुविधाएं ठीक है, बैठने का इंतजाम, ट्रेन के लिए सब कुछ, टिकट वगैरह सब तो यहाँ ठीक है, वहाँ ठीक होना चाहिए ना, जहाँ जा रहे हैं सही चढ़ जाए वहाँ बैठ जाए। पर यहाँ फिलहाल ठीक है? यहाँ ठीक है। यहाँ बैठने में दिक्कत कोई तो नहीं महसूस हो रही? नहीं नहीं ठीक है इंतजाम यहाँ पर? अभी तो फिलहाल सही है, अब आगे क्या होता है। अभी अब आगे देखिए हफदर मच गया, इसके वजह से हम लोग जा नहीं गए नहीं। मैं सोचा थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन के बाद जाऊंगा। पहले ही जाने का प्लान था क्या? हाँ, इसी के भीड़ के वजह से हम लोग पहले गए नहीं। अच्छा। अब जा रहे, अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है, आगे अब गाड़ी में कैसा होता है देखो। टिकट बुक नहीं कराया था आपने? नहीं, ठीक नहीं, अभी कटवाया हमने टिकट। अभी कटवाया, यहीं से लिया है? हाँ, यहीं से लिया हमने। टिकट मिल गया था आराम से? मिल गया 5। लेने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ की व्यवस्था देख के थोड़ा ठीक लग रहा है कि अब इंतजाम ठीक हो गया? अभी तो यहाँ पर फिलहाल बहुत अच्छा है, अब आगे चढ़ने में ट्रेन में क्या होता है वहाँ। कहाँ जाएंगे बाबूजी? देखिए प्रयागराज जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुंभ में जा रहे हैं? हाँ। स्नान करने? हाँ। तो टिकट ले लिया? हाँ, टिकट ले लिए। अकेले हैं कि परिवार भी है? बच्चे हैं। अच्छा। अब यहाँ पर जो इंतजाम किया गया उस घटना के बाद से, वो इंतजाम ठीक लग रहा है? हाँ, ये बहुत बढ़िया है। यही चीज पहले हो जाता तो इतना भगदड़ नहीं होता। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो लेकिन टीवी में देख रहे थे उससे तो अब ठीक है। बाकी ये कि अगर ये शनिवार से पहले हो जाता तो शायद ही वो हादसा ना हो पाता। तो हादसे के बाद डर लग रहा था कि जाएं कि ना जाएं, मन में शंका थी? डर तो लग रहा था, पर अब देख के कुछ डर नहीं लग रहा। अब डर खत्म हो गया? सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब व्यवस्था देख के डर खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था बहुत अच्छी है। बैठने की वो हो गया, आने जाने का मतलब कोई बहुत हो गया, वरना तो पहले कह रहे बहुत दिक्कत थी और टीवी में तो बहुत ज्यादा दिखा रहे थे। या कांड होने के बाद थोड़ा अब देखो आए हैं, मजा भी आया, बैठे हैं आराम से। ठीक है इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बेस्ट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। यही गवर्नमेंट अगर पहले सोचती तो इतने आदमी का। जब घर से चले थे तो मन में कोई शंका थी व्यवस्था को लेकर? डर तो था सर, बिल्कुल सर। यहाँ आने के बाद में थोड़ी डर खत्म हो गया। डर खत्म हुआ है, तसल्ली हुई? जी जी जी। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताएंगे जहां की तस्वीरें देखकर आप वाह कह उठेंगे। दिल्ली में जहां कूड़े के पहाड़ की गूंज सुनाई पड़ती है, वहीं इस सोसाइटी के लोगों ने कूड़ा प्रबंधन का ऐसा खास तरीका अपनाया जो एक मिसाल की तरह है। चमकता परिसर और पेड़ पौधों के बीच खेलते कूदते हुए बच्चे। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है और स्वच्छता के साथ जब हरियाली का साथ हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। जहां दिल्ली की सड़कों पर और कूड़ा घरों में रोज टनों के हिसाब से कूड़ा कचरा लाया जाता है, वहीं दिल्ली की आज मैं एक ऐसी सोसाइटी में आपको लेकर आ गई हूं जहां बीते कुछ सालों में 1 ग्राम कूड़ा भी जो है सोसाइटी के बाहर नहीं गया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं इस नवजीवन विहार सोसाइटी की। सोसाइटी की एंट्रेंस में ही आपको ये फ्रिज नजर आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाने पीने की चीजें जो है वो है, किसी के खाने का ना है, किसी को खाने का मन नहीं है या फिर खाना घर का बच गया है तो वो इस सोसाइटी के फ्रिज में आता है और यहाँ से जो भी जरूरतमंद है, जिसको भी वो खाना चाहिए, वो यहाँ से आकर ले जाता है। आगे बढ़ने पर पूरी सोसाइटी साफ सुथरी दिखती है और इसकी वजह है यहाँ कूड़े का बेहतर प्रबंधन, जो खुद सोसाइटी के जरिए ही होता है। यहाँ देखिए, यहाँ सूखा और गीले कचरे के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सोसाइटी के अंदर ही कचरे के खाद बनाने का इंतजाम भी है। पूरा प्रोसेस क्या रहता है, पहले तो ये बताइए। जैसे गीला कूड़ा घर से आ रहा है, हम खुद लेके आ रहे हैं, अलग अलग आते हैं, तो गीला कूड़े के इसमें कंपोस्टिंग बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है इसमें। और खाद बनाने के लिए अपना जो कंपोस्टिंग डिब्बे रखा हुआ है,
3 बाल्टी के हिसाब से कोकोपीट माइक्रोफिट 10 चम्मच डाल देते हैं। खाद जो बना रहे हैं हम लोग 22 से 25 दिन तक हमारा खाद निकाल जाती है। अब ये जगह देखिए, ये है नवजीवन विहार सोसाइटी का कम्युनिटी कलेक्शन सेंटर, जो पहले कूड़ा घर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पूरी सोसाइटी का वेस्ट मटेरियल जमा होता है। इस कम्युनिटी कलेक्शन सेंटर में जो किताब या कपड़े आते हैं, इसे एनजीओ वाले भी ले जाते हैं ताकि वो जरूरतमंदों के काम आ सके। हर चीज आते हैं जी, नवजीवन में सोसाइटी से आते हैं, बगल में और सोसाइटी वहाँ से भी लोग देते हैं। अच्छा। उसकी भी मेंटेनेंस भी करते हैं रजिस्टर में। अच्छा, अगर एनजीओ की तरफ जाना होता है तो वो एनजीओ वाले भी लेके जाते हैं? हाँ, एनजीओ वाले ले जाते हैं जी, आते हैं, गाड़ी एनजीओ का आती है, उसके बाद में लेके जाते हैं वो। कूड़ा प्रबंधन पर इस सोसाइटी में 2017 में मंथन शुरू हुआ था, जिसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं हुई। 2017 में हमने होमवर्क शुरू किया था एंड विद इन मतलब मान के चलिए 1-1.25 साल के अंदर हम लोगों ने ये पूरा प्रोजेक्ट अचीव कर लिया। और पिछले 6 साल से अब ज़्यादा हो गए हैं। हमारी कॉलोनी से कोई भी पत्ता, कोई भी कचरा, कोई भी प्लास्टिक, कोई भी पेपर लैंडफिल पे नहीं जाता है। पिछले 6-6.25 सालों में हमने करीब 6.5 लाख किलो कचरा लैंडफिल पे जाने से बचाया है। यहाँ कचरे से जो खाद बनती है वो भी सोसाइटी के गार्डन के ही काम आती है। जाहिर है, दिल्ली में जहाँ कूड़ा कचरा एक बड़ा मुद्दा रहता है, ऐसे में सोसाइटी जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का मिसाल है। नवजीवन विहार सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश है, और संदेश ये कि कचरा सिर्फ सरकार या फिर एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं, जब कचरा हमारा तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन इमानुअल जोश के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।